Now, in this lecture, we will discuss about the nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome is basically the collection of a disease that will destroy the filtration barrier of a kidney. By the definition, it is caused by the derangement in the glomerular capillary wall, resulting in increased permeability to the plasma protein. अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर होता क्या है, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि हमारी जो फिल्ट्रेशन बैरियर होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन का, उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिसकी वजह से उसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब परमिएबिलिटी बढ़ जाती है तो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन जो हैं वो लीक आउट होना शुरू हो जाते हैं। प्रायर स्टार्टिंग अवर डिस्कशन ऑन दी diseases that causes the nephrotic syndrome that result in the nephrotic syndrome, first of all we will discuss about the pathophysiology. इसके अंदर होता क्या है, तो सब में पहले हाइपोअल्ब्यूमिया। एज द प्लाज्मा प्रोटीन जब लीक आउट होना शुरू हो जाएंगे तो अल्ब्यूमिन भी उसके साथ साथ लीक आउट होगा, जिसकी वजह से अल्ब्यूमिन का कंटेंट हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाएगा, तो हाइपोअल्ब्यूमिया होगा। और जनरलाइज एडिमा, क्योंकि अल्ब्यूमिन की वजह से, अल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन है, इसकी वजह से ही हमारा ऑनकोटिक प्रेशर होता है बॉडी के अंदर। तो जब अल्ब्यूमिन ही नहीं रहेगा तो ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा और जगह जगह पे फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाएगा, दैट विल रिजल्ट इनटू द जनरलाइज एडिमा। दूसरा होता है हाइपरलिपिडीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। ये हाइपरलिपिडीमिया क्यों होगा, जब हमारी बॉडी के अंदर से प्रोटीन्स कम होने शुरू हो जाएंगे और अल्ब्यूमिन वगैरह, तो उस इफ़ेक्ट को काउंटरएक्ट करने के लिए हमारा लिवर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिपिड और लाइपोप्रोटीन्स को सिंथेसाइज करेगा और कोलेस्ट्रॉल को भी, जिसकी वजह से जो है हाइपरलिपिडीमिया और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होगा। दूसरा, इसके अंदर प्रोटीन लॉस होता है 3.5 ग्राम पर डे या इससे ज़्यादा। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर मैंने आपको बताया कि कुछ डिजीज़ हैं जो कि इसको कॉज करवा सकती हैं। अब कुछ हैं प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ जो कि सिर्फ किडनी की डिजीज़ है, और कुछ हैं सिस्टमेटिक डिजीज़ जो कि पूरे हमारे सिस्टम की डिजीज़ हैं, दैट विल रिजल्ट इनटू द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सिस्टमिक डिजीज़ के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस अमाइलोडोसिस एंड सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाटोसिस जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और ये मोस्ट कॉमन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज करवाने में। दूसरा है हमारी प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ जो कि बेसिकली प्राइमरीली किडनी की डिजीज़ होती हैं। इनके अंदर आ जाता है मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी, मिनिमल चेंज डिजीज़, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जो पहली डिजीज़ है प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ के अंदर, उसमें है मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी। इसके अंदर होता क्या है, जो हमारी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। अब थिक क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर हमारे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट हो जाते हैं। पर ये थिक हो गई तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम कैसे कॉज करवाएगी, जब इसके ऊपर हमारी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन के ऊपर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट होंगे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके जो प्रोटीन है C5b और C9b जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ये जाके हमारी ग्लोमेरुलर, जिधर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हुए होंगे जिस जगह पे ग्लोमेरुलर के, वहाँ पे जाके ये अटैक करेंगे। जब ये उस मेम्ब्रेन पे अटैक करेंगे तो हमारी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। जब वो एक्टिवेट हो जाएगी तो वो सर्टेन एंजाइम्स और ऑक्सीडेंट रिलीज़ करेगी, प्रोटीएज एंजाइम रिलीज़ करेगी, जो कि फिर हमारी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन का डैमेज करवाएंगे। तो फिर जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाएगा। जब वो डैमेज होगी हमारी मेम्ब्रेन तो प्रोटीन्स लीक आउट होना शुरू हो जाएंगे, दैट विल रिजल्ट इनटू द सिम्टम्स ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। मोस्ट कॉमनली ये किन पेशेंट्स में होती है, हेपेटाइटिस बी जिनको हो, जिनको सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमाटोसिस डिजीज़ हो, या जो पेशेंट पेनिसिलिन ले ली हो जिन्होंने, पर वो पेनिसिलिन या एनसेड से एलर्जिक हों। अब जब हम इसको स्लाइड्स के ऊपर देखेंगे किसी भी पेशेंट के जिसको मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी हो, तो उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होगी। पहले तो हमारी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन थिक हुई भी होगी क्योंकि उसके ऊपर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट होंगे। दूसरा ये कि ये मैंने सैम्पल के लिए बनाई है कि ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके नीचे जो है सब इंडोथीलियल सेल्स हैं और उसके ऊपर जो है एपिथेलियल सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं पोडोसाइट। तो क्यों वो जो पोडोसाइट्स हैं उनकी इफेसमेंट हो जाएगी, मतलब वो फ्लैटनिंग हो जाएंगे इस तरीके से। एक तो ये नॉर्मल पोडोसाइट है, दूसरा ये फ्लैटेन पोडोसाइट्स है।
इफेसमेंट ऑफ द पोडोसाइट्स, इस तरीके से हमें स्लाइड्स के ऊपर दिखेगा कि हमारे पोडोसाइट्स की इफेसमेंट हुई है। दूसरा स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस होगा, जो हमारे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस थे वो डिपॉजिट हो चुके हैं अब हमारी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन के ऊपर। ये डिपॉजिट हो गए तो इनके ऊपर आके सी जो हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम था उन्होंने आके अटैक करना शुरू किया। तो कुछ इस तरीके से अपीयरेंस हो जाएगा कि ये डोम होगी, फिर स्पाइक होगा, दोनों के बीच दो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के बीच में गैप को हमने स्पाइक बोला, और फिर यहाँ से ये डोम शुरू हो जाएगी, तो स्पाइक डोम अपीयरेंस होगा इसका। दूसरी डिजीज़ है प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ में मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी, जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज करवा सकती है। अब इसके अंदर भी जो है हमारे जो पोडोसाइट्स है उनकी इफेसमेंट हो जाएगी। नॉर्मल पोडोसाइट देन दैट इज़ दी फ्लैटेंड पोडोसाइट्स, इसमें जो है हमारे पोडोसाइट फ्लैट्स हो जाएंगे। लेकिन इस डिजीज़ के अंदर जो है हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट नहीं होगा, मतलब जो उसके अंदर हमारी मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी के अंदर हमारे डिपॉजिट हो रहे थे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, वो मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट नहीं होंगे। इस वजह से जो हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस करवाएंगे वो भी नेगेटिव आएगा। अब ये एसोसिएटेड होते हैं हमारे हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन लिम्फोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे साइटोकाइंस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब साइटोकाइंस सीक्रेट होने लग जाते हैं। साइटोकाइंस के अंदर आ जाते हैं हमारे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन, ये सब जो है हमारे पोडोसाइट्स के ऊपर आके अटैक करते हैं और उनको डैमेज करवा देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पोडोसाइट्स हैं वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। फिर इनके बीच में जो है एक गैप सा क्रिएट हो जाता है जिसके थ्रू जो है हमारे प्रोटीन्स वगैरह लीक आउट होने शुरू हो जाते हैं। और कुछ रिसर्च के मुताबिक जो है हमारी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन होती है वो मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी के अंदर हमारा चार्ज जो होता है मेम्ब्रेन का, जिसकी वजह से प्रोटीन लीक आउट नहीं होता है नॉर्मली, वो जो है वो चार्ज लूज हो जाता है। दूसरा ये जब हम इस पेशेंट को जिसके अंदर मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी है उसको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे तो वो रिकवर हो सकता है, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो साइटोकाइंस की प्रोडक्शन को कम करते हैं। दूसरी जो डिजीज़ है वो है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। ये डिज़ीज़ मोस्टली उन पेशेंट्स के अंदर होती है जो कि हीरोइन यूज़ करते हैं, जिनको HIV होता है या सिकल सेल डिजीज़ होती है। अब इस डिज़ीज़ को हम फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस क्यों कह रहे हैं? अब ये जो है ये पूरा हमारा ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है, जिसमें से ये वाइट स्पेस आपको दिख रहा है, ये है बोमेन स्पेस। दूसरा ये है हमारे ग्लोमेरुलर। अब ग्लोमेरुलर जो है वो ना लोब्यूल्स के अंदर डिवाइड हुए हुए होते हैं। इस डिज़ीज़ को हम फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ एक सेगमेंट को, मतलब सेगमेंटल कह रहे हैं, तो ये किसी भी एक सेगमेंटल की जो है ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस होगी, मतलब कोई भी एक सेगमेंट के अंदर स्क्लेरोसिस हुई होगी, बाकी जो सारे सेगमेंट होंगे वो नॉर्मल होंगे। फोकल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर 4 सेगमेंट हैं, 4 में से कोई एक सेगमेंट होगा जो कि इन्वॉल्व हो रहा होगा। जिस तरीके से ये तीनों सेगमेंट जो हैं आपको नॉर्मल दिख रहे हैं, बाकी जो एक है वो एबनॉर्मल है, उसके अंदर ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस हो रही है, इसलिए डिज़ीज़ का नाम है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। इस डिज़ीज़ के अंदर भी जो है हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट नहीं होते हैं, इसके अंदर भी सिर्फ जो है ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस होगी। और पेशेंट जो है स्टीरॉयड के खिलाफ, मतलब अगर उसको हम स्टीरॉयडल थेरेपी देंगे तो वो इतना ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर साइटोकाइंस सॉरी प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ स्क्लेरोसिस हुई हुई है किसी भी एक सेगमेंट की ग्लोमेरुलाई की। दूसरी डिजीज़ है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके अंदर जो है जिस भी डिज़ीज़ के अंदर मेम्ब्रेनो आ रहा है उस डिज़ीज़ के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो रहे हैं, ये याद करने का एक आसान तरीका है। अब होता क्या है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हमारी जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन है वो थिक हो जाती है ड्यू टू द इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिशन। इसकी टाइप हैं अब टाइप 1 और टाइप 2 ऑन द बेसिस कि किस जगह पे इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होगा। अगर सब इंडोथेलियल में डिपॉजिट हुआ तो उसको हम कहेंगे टाइप 1, जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस के पेशेंट या हेपेटाइटिस सी वायरस के पेशेंट के अंदर होता है। अब ये हमारी है बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके नीचे हमारे हैं सब इंडोथेलियल सेल और उसके ऊपर है हमारे एपिथेलियल सेल जिनको हमने कहा पोडोसाइट्स। अब टाइप 1 के अंदर जो है जहाँ हमारे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट होंगे वो होंगे सब इंडोथेलियल, मतलब
इस जगह पे। दूसरे इंट्रा मेम्ब्रेनियस, मतलब हमारी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके अंदर, वो टाइप 2 के अंदर होता है। ये किन पेशेंट में होते हैं? जिन पेशेंट को मतलब फॉर एग्जांपल जो हमारा C3 सिस्टम है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का C3 प्रोटीन है, वो कन्वर्ट होता है C3A और C3B में। और ये कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करवाता है? C3 कन्वर्टेज, जो कि कन्वर्ट करता है C3 को C3A और C3B में। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके अंदर जो है एंटीबॉडीज़ बनी हुई होती हैं जो कि C3 कन्वर्टेज एंजाइम को स्टेबलाइज कर देती हैं, मतलब उसके एक्शन को रोकती नहीं है लेकिन स्टेबलाइज कर देती हैं। कुछ मतलब नॉर्मली पेशेंट के अंदर ये होता है कि C3 कन्वर्टेज जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो ये MPGN वाले पेशेंट होते हैं उनके खिलाफ उनके अंदर जो है एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं जो C3 कन्वर्टेज एंजाइम को रोक देती हैं, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा C3 को फिर C3A और C3B में कन्वर्ट करेगा, वो जाके फिर अटैक करेंगे हमारे ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में। तो ये टाइप 2 पेशेंट्स का मैकेनिज़्म है जिनके अंदर MPGN होता है। दूसरी हमारी सिस्टमिक डिजीज़ होती हैं। सिस्टमिक डिजीज़ में जो कि मोस्ट कॉमनली ग्लोमेरुलर नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज करवा सकती हैं। मेनली तो है डायबिटीज़ मेलाइटस कॉमनली। डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर क्या होता है, जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारी जो वेसल्स होती हैं ग्लोमेरुलस के, वहाँ पे एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल्स, वहाँ पे जो है नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से फिर वहाँ पे प्लाक बन जाता है, आर्ट्रोस्क्लेरोसिस हो जाती है। अब जिस भी वेसल्स के अंदर आर्ट्रोस्क्लेरोसिस हो जाएगी उसका ल्यूमेन बिल्कुल कम हो जाता है, वो आर्टरी कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। जब ल्यूमेन कम होगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ जाएगा ग्लोमेरुलर, और मोस्ट कॉमनली इफरेंट आर्ट्रियोल्स जो होती है उसके अंदर ये होता है, मतलब नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन, और वहाँ पे आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस होती है मोस्ट कॉमनली। जब ये होगा तो प्रेशर जो है हमारा यहाँ पे ग्लोमेरुलस के अंदर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी, पेशेंट को पोलीयूरिया होगा, और जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगी तो जगह जगह पे ग्लोमेरुलस के स्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाएगी डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर, और हमारा थोड़ा थोड़ा अल्ब्यूमिन सीक्रेट होगा इनिशियल स्टेज में। फिर आखिर की स्टेज में जो है अल्ब्यूमिन भी, प्रोटीन यूरिया भी हो रहा होगा उस पेशेंट को, और सारे सिम्टम्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स के हो रहे होंगे।